नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में भूगोल के अंतर्गत मध्य प्रदेश में वन और उसके अंतर्गत जो हमारा प्रमुख सब टॉपिक है प्रमुख वनोपज के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मध्य प्रदेश में जो वन है इस सीरीज़ का यह हमारा 6th लेक्चर है अर्थात भाग 6 है। इसके पहले हम वनों के बारे में जो है जो हमारे प्रीवियस वीडियो है जो हमने 5 तक अपलोड करे हैं, भाग 1, 2, 3 से लेकर 5 तक, उसमें हमने मध्य प्रदेश में जो वन है उसकी प्रमुख जो सब टॉपिक है उसकी चर्चा की है। और आज इसी क्रम में हम प्रमुख वनोपज के बारे में बात करेंगे। MPPSC, MP पुलिस, MPSI या हम कहें व्यापम जितनी भी एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, ठीक है, जितनी भी एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, अगर उसमें मध्य प्रदेश अगर नहीं उसमें मध्य प्रदेश भी एक सब्जेक्ट होता है और उसके अंदर से काफ़ी क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जो हमारे मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, अगर हम मध्य प्रदेश से संबंधित एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप कंटेंट से संबंधित किसी प्रकार के सजेशन देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे और आपको एक बार सिलेबस को अच्छे से याद करवाते हैं कि जो मध्य प्रदेश में वन जो टॉपिक है, वैसे हमारा ये सीरीज़ है स्पेशली MPPSC पर ही आधारित है, क्योंकि हम MPPSC का अगर आप पढ़ लेते हैं तो अदर एग्जाम्स का ऑटोमेटिकली जो है कवर हो जाता है। अगर हम MPPSC की बात करें तो प्री की यूनिट 3 में हमें जो है मध्य प्रदेश का भूगोल दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में वन टॉपिक हमको पढ़ना है और आज उसी क्रम में हम वनोपज की बात करेंगे। अगर हम मेंस की बात करें तो पेपर फर्स्ट की पार्ट बी में यूनिट 3 में मध्य प्रदेश का भूगोल दे रखा है। तो आज ये जो हमारा कंटेंट है ये 3 मार्कर 5 मार्कर के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको काफ़ी जो है मददगार साबित होंगे। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में वन के ऊपर। तो जो मध्य प्रदेश में वन है उसको हमने इस प्रकार से जो है डिवाइड किया है कि हमें क्या क्या खास बातें पढ़ना है। अगर हम मध्य प्रदेश में वन और इसकी बात करें तो इसके लिए हम भाग 1 में चर्चा कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में वन प्रशासन के भाग 2 में हम पढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश में प्रमुख जो वनों का वर्गीकरण है जिसके ऊपर MPPSC 2020 में क्वेश्चन भी आया था, इसमें से एक, उसके बारे में हमने चर्चा की है। मध्य प्रदेश के प्रमुख वन संबंधी जो संस्थान है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो भी हमने इसमें भाग 4 में चर्चा की है। और वनों से संबंधित जो विभिन्न योजनाएं हैं इसको भाग 5 में हमने कवर किया है। और इसी क्रम में आज हम प्रमुख वनोपज की बात करेंगे। देन इसके बाद वन नीति 2005 जो कि मध्य प्रदेश की द्वितीय या हम कहें नवीन वन नीति है, उसके बारे में हम देखेंगे। क्योंकि जो वन नीति है वैसे विभिन्न एग्जाम का अगर आप PT का कर रहे हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो इतना ही काफ़ी है कि यह मध्य प्रदेश की द्वितीय वन नीति है और नवीन वन नीति है। लेकिन अगर हम मेंस का पेपर आंसर राइटिंग करते हैं तो पर्यावरण अगर टॉपिक रहता है या भूगोल के अंतर्गत हमें आंसर राइटिंग में इसका कंटेंट थोड़ा सा हेल्प करेगा, इसलिए हम वन नीति की भी चर्चा करेंगे अलग वीडियो में। देन इसके बाद हम भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में चर्चा करेंगे और इसके डेटा अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हम सबसे लास्ट में लेके आएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है इसलिए क्योंकि ये जो रिपोर्ट होती है हर 2 साल में जारी की जाती है और इसमें भारत में जो वनों की स्थिति उसके बारे में चर्चा की जाती है। तो मध्य प्रदेश में क्या इसके डेटा रहें, क्या आंकड़े रहें, क्या कहाँ पर जो है कितना 1% बढ़ा है, सब कुछ हम बात करेंगे इस रिपोर्ट के ज़रिए, जो कि जनरली अक्टूबर-नवंबर 2021 में ही जो है जारी की गई थी। तो ये करेंट का भी टॉपिक है साथ में और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने 2019 के अकॉर्डिंग जो है बात की है वीडियो 1 में, तो हम 2021 के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो हमारा बाद में आएगा। चलिए तो आज का विषय क्या है समझ गए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख वनोपज के बारे में। अब वनोपज के बारे में चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रमुख वनोपज, वनोपज का मतलब क्या होता है, जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अर्थात ऐसे वन जिनसे प्राप्त होने वाले जो प्रोडक्ट होते, उत्पाद होते हैं, वो जो हमारा आर्थिक सामाजिक हित तय करते हैं, हमारे लिए लाभदायक होते हैं, तो हम क्या करते हैं उसका प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं और उससे हमारी आय भी होती है। तो उन्हीं की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं।
वैसे तो वन अगर आर्थिक हमारी हेल्प ना भी करे तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है हमारे जीवन जीने के लिए। हमें सभी को पता है जो रेस्पिरेशन प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस से किस प्रकार से ऑक्सीजन CO2 का जो है एक्सचेंज होता है, वो आप सबको पता है। लेकिन अब हम प्रमुख वनोपज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम मुख्य रूप से जो है आर्थिक रूप से ही बात कर रहे हैं। जैसे कि सागौन का जो वुड होता है काफ़ी टिकाऊ होता है, काफ़ी लंबे समय तक रहता है, उसकी लकड़ी या जो होती है काफ़ी अच्छी होती है। तो उसका अगर हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, उसको सेल करेंगे, उसके प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारा जो है आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। तो इस प्रकार से ही हम वनोपज के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम वन संपत्ति की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार को प्रतिवर्ष जो है 60 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। कितने की? 60 करोड़ रुपए की आमदनी होती है वनों के उत्पादों से। वनों से प्राप्त होने वाली संपदा को 2 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। एक होता है मुख्य संपदा या प्रमुख वनोपज और एक होता है गौण संपदा या गौण वनोपज। मुख्य संपदा में उन वनों को रखा जाता है जो कि मेन होते हैं और लगभग 2/3 हमारे जो बजट होता है या हमारी आमदनी होती है उसमें अपना योगदान देते हैं, सर्वाधिक योगदान देते हैं। और गौण का मतलब होता है मुख्य के अलावा जो उत्पाद और भी ऐसे छोटे मोटे वनोपज होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी मददगार होते हैं। चाहे हम उसको जो है औषधि की तरह इस्तेमाल करें या हम हमारे उद्योग में इस्तेमाल करें, किसी भी प्रकार से उसका इस्तेमाल करें, तो उसमें गौण संपदा या गौण वनोपज को रखा जाता है। चलिए तो इसी क्रम में हम मुख्य संपदा या प्रमुख वनोपज की बात करते हैं। अगर हम मुख्य संपदा या प्रमुख वनोपज की बात करें तो इसके अंतर्गत हम आज जो है 3 पढ़ेंगे, वो हम बताएंगे हम क्या पढ़ेंगे। तो मुख्य संपदा में मुख्य रूप से क्या आता है? सागौन, साल, हल्दू, ढोल, शीशम, सेमल आदि के वृक्ष आते हैं। लगभग 50 करोड़ की आय प्राप्त इन जो प्रोडक्ट ये मुख्य संपदा है या ये वाले जो वन है इनसे हमें प्राप्त होती हैं, काफ़ी आय प्राप्त होती है और विभिन्न पर्पस में इनका जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के हमारी इस वाले हम वीडियो में बात करेंगे स्पेशली सागौन वन की, साल वन की और बांस की, जिसका काफ़ी आर्थिक महत्व है। चलिए तो हम बात करते हैं सागौन की। अगर हम सागौन की बात करें तो इसका जो बॉटनिकल नेम है वो होता है टेक्टोना ग्रांडिस। आपको याद रखना है 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा पेटी में ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं और काली मिट्टी क्षेत्र में मिलते हैं। राज्य के मध्य दक्षिण में ये अधिकांशतः केंद्रित है और ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। हमने जब वनों के प्रकार बताया था तब बताया था कि भौगोलिक आधार पर वनों को 3 प्रकारों में डिवाइड किया गया है: उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। तो जिसकी वार्षिक वर्षा हमने यहाँ पर भी चर्चा की है कि 50 से 100 सेंटीमीटर के बिटवीन होती है वो पर्णपाती वन होते हैं और 100 से ज़्यादा जो होते हैं आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं और इससे कम जो होते हैं शुष्क होते हैं। तो ये दोनों में ही जो है आता है। तो हम इसको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है मानेंगे। इनका वर्षा का रेंज ये होता है और कुल वन क्षेत्र का ये जो है 19.36% होते हैं, जो कि MPPSC 2020 में ये वाला क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो ये हमें याद रखना है। इसका जो उपयोग है मुख्य रूप से भवन निर्माण और फर्नीचर निर्माण में किया जाता है और इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो है होशंगाबाद और जिसका बोरी घाटी क्षेत्र जो सागौन वनों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस है। तो हम होशंगाबाद की बात कर रहे हैं और जबलपुर, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा और मंडला जिले में भी जो है सागौन जो है अधिकता से पाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो हमारा मध्य प्रदेश है उसमें विश्व का सर्वोत्तम बेस्ट सागौन पाया जाता है। और मध्य प्रदेश में सागौन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो बोरी घाटी होशंगाबाद में। तो यहाँ पर आपको ये जो है याद रखना है कि ये सबसे ज़्यादा हमारे मध्य प्रदेश में मिलता है। अब हम बात करते हैं साल वन की। तो इसका बॉटनिकल नेम है शोरिया रोबुस्टा और 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले इसको ज़रूरत होती है। तो अब समझ गए होंगे अधिक वर्षा हमारे मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में होती है। तो मुख्य रूप से जो होते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश का जो बघेलखंड वाला क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, वहाँ पर ये मुख्य रूप से अधिकता में पाए जाते हैं। और इन वनों का जो परसेंटेज है 4.15% है और इनकी जो सीरीज है, श्रेणी है, वो क्या है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। आर्द्र का मतलब होता है गीला, मतलब ज़्यादा पानी। आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं।
तो इसका हमको ये याद रखना है। और छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है साल वनों में, मतलब साल वनों के दृष्टिकोण से दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का। अगर हम साल वन की ओर बात करें तो इसका सबसे मुख्य उपयोग जो है वो रेलवे स्लीपर बनाने में होता है। ये आपको याद रखना है। हो सकता है अब क्वेश्चन पूछा जाए कि रेलवे स्लीपर में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारा उत्तर होगा साल। अब इसके अलावा इसका निर्माण, उसका जो उपयोग है भवन निर्माण, फर्नीचर, पुलिया निर्माण, तंबू इत्यादि में किया जाता है, जहां पर इस लकड़ी का उपयोग कर सकते हैं। प्रमुख क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मंडला, बालाघाट, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर और शहडोल इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। अगर आपने साइड वाला इतना ही याद रख लिया कि जहां पर ज़्यादा पानी गिरता है, वर्षा होती है, मुख्य रूप से वहीं पर मिलते हैं, तो आपको क्षेत्र भी, लोकेशन तो याद रहती है, इतना एमपी पढ़ रहे हैं तो हमें सब कुछ जो है जिले दिमाग में रहते हैं, तो ये भी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब साल बोरर नाम का एक कीड़ा होता है जो कि साल के वृक्षों में लगता है, हमें ये भी याद रखना है। मध्य प्रदेश सरकार ने साल के बीज का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब किया था, तो वो किया था 1975 में। ये साल के बारे में सब कुछ जो बता सकते थे हमने यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। तो 1975 में साल का राष्ट्रीयकरण किया गया था, हमें ये बात याद रखनी है। अब हम तीसरे जो हमारे प्रमुख वनोपज पे चलते हैं तो वो है बांस। इसका नाम जो है, बॉटनिकल नाम जो है वो है डेंड्रोकैलेमस स्टिक्स प्रजाति का, ठीक है, अर्थात इसको लाठी बांस भी बोलते हैं। 75 सेंटीमीटर या इससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मिलता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। 50 लाख नेशनल टन जो बांस है वो मौजूद है, कहाँ पर, हमारे मध्य प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश के बाद जो है मध्य प्रदेश का बांस उत्पादन में दूसरा स्थान है। साल में तो नंबर 1 पे है, साल में नंबर 2 पर है, किसके बाद, छत्तीसगढ़ के बाद, और यहाँ बांस में भी नंबर 2 पर है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के बाद, ये हमें याद रखना है। सीधी, सिंगरौली में जो है कटंग बांस पाए जाते हैं। 2017-18 की अगर हम बात करें तो कास्ट बांस, कास्ट मतलब वुड ही होता है, ठीक है। कास्ट बांस का उत्पादन से राज्य सरकार को 246.31 करोड़ रुपए का राजस्व जो है प्राप्त हुआ था। आप सोच सकते हैं कि अपने आप में ये अमाउंट क्या है, ठीक है, किससे, बांस से। और वर्ष 2017-18 के दौरान मध्य प्रदेश में 2700 नौ टन बांस का उत्पादन हुआ और एक नौ टन में होता है 500 बांस। बांस की लुगदी का ओरिएंटल पेपर मिल, अमलाई और नेपानगर अखबारी कागज के कारखानों में बहुत प्रयोग किया जा रहा है। वर्ष 2017-18 में इंदौर में बांस उत्पादन बिक्री का प्रथम सरकारी डिपो खोला गया है। तो ये वाला भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर। तो इंदौर का हमें याद रखना है। अब हम बात करें अगर राज्य बांस मिशन का गठन जो है 3 जुलाई 2013 को किया गया था और 15 जुलाई 2013 को जो है बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन किया गया था। ये बातें भी हमें मुख्य रूप से याद रखनी है कि राज्य बांस मिशन का गठन 3 जुलाई 2013 में तथा बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन जो है 15 जुलाई 2013 में किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने बांस का जो राष्ट्रीयकरण है 1975 में किया था, ठीक है। जब राष्ट्रीयकरण की बात चले तो हमें मुख्य रूप से 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहला 1964 में किया गया था तेंदुपत्ता का, और 1973 में बांस का किया गया है, और जस्ट हम अभी पढ़ के आए हैं 1975 में जो है साल के बीज का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बैतूल, बालाघाट, मंडला, जबलपुर जो है इसके प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर ये उगता है। चलिए, तो अब गौण संपत्ति की हम बात करते हैं। तो गौण संपत्ति के अंतर्गत लाख, तेंदुपत्ता, हर्रा, विभिन्न प्रकार के गोंद, दवाओं के लिए पौधे तथा विभिन्न प्रकार की घासें आती है। और जो भी गौण उत्पाद होते हैं, अगर कोई व्यक्ति इनको लगाना चाहते हैं तो इसके लिए इन्हें क्या करना है, वस्तु के उत्पादन हेतु लाइसेंस उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिससे वन विभाग निर्धारित शर्तों के साथ निश्चित धनराशि प्राप्त करता है। वनों से प्राप्त होने वाले गौण उत्पादों पर कई उद्योग आधारित हैं। अगर हम बात करें तो खेर वृक्ष, लाख, हर्रा, तेंदुपत्ता, भिलावा, गोंद, महुआ, आंवला, बहड़ा इत्यादि जो है गौण संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। और कुल राजस्व में अगर हम बात करें तो 20% इनका जो है हिस्सा है मध्य प्रदेश में। अगर वनोपज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रमुखतः 20 से 30% इनका हिस्सा है। चलिए, तो अब इसी क्रम में हम बात करते हैं सबसे पहले खेर वृक्ष की।
अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पाचन तंत्र की गड़बड़ियों में किसका उपयोग किया जाता है, तो हमारा आंसर होगा खेर वृक्ष। ये बातें याद रखना है, हो सकता है इसके ऊपर भी जो है क्वेश्चन बन जाए। अर्थात औषधि में इसका उपयोग किया जा रहा है। अगर हम खेर वृक्ष की बात करें तो इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है अकेशिया कटेचू, और इससे जो है बहुउपयोगी छाल प्राप्त की जाती है, और मुख्य रूप से इससे जो है कत्था प्राप्त किया जाता है। और कत्था बनाने के जो कारखाने हैं मुख्य रूप से शिवपुरी और बानमोर में है। बानमोर जो है मुरैना में आता है। उपयोग की बात करें तो कत्था पैंट चर्म शोधन औषधि में किया जाता है, और मुख्य रूप से पाचन तंत्र हेतु। प्रमुख क्षेत्र जो है इसके जबलपुर, सागर, दमोह, उमरिया और होशंगाबाद है। तो ये बातें हमें याद रखना। चलिए आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तेंदुपत्ता की। तो तेंदुपत्ता का जो बॉटनिकल नेम है वो है डायोस्पाइरोस मेलोनॉक्सिलॉन। इसका जो है साइंटिफिक नेम है। मध्य प्रदेश के उत्तरी मध्य पूर्वी जिलों में मुख्य रूप से यह जो पाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि तेंदुपत्ता से जो है बीड़ी बनाई जाती है, ठीक है, बीड़ी जो है बनाई जाती है, और देश के बीड़ी पत्ता उत्पादन में लगभग 60% जो तेंदुपत्ता है वो मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में बीड़ी के लगभग 260 कारखाने है या कार्यरत है, जिसमें से शायद कुछ बंद हो गए हैं। और इसका जो मुख्य संकेंद्रण है वो सागर, जबलपुर, शहडोल, सीधी, दमोह और गुना, रीवा में जो इसका मुख्य रूप से संकेंद्रण है। तेंदुपत्ता व्यवसाय में राज्य के 10 लाख आदिवासी मजदूर जो है कार्यरत है। और 1988 से जो है मध्य प्रदेश ने तेंदुपत्ता के संदर्भ में एक नवीन नीति अपनाई है और बिचौलियों की भूमिका को समाप्त कर दिया गया है। तो ये तेंदुपत्ता के रोजगार में ये फैक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश सरकार ने तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण जो है 1964 में किया है, और राज्य सरकार को वर्ष 2018 में 900.72 करोड़ का राजस्व जो है इससे प्राप्त हुआ है। तो आप देख सकते हैं तेंदुपत्ता तो किस प्रकार से ये जो है मध्य प्रदेश का आर्थिक हित सुनिश्चित कर रहा है, मध्य प्रदेश के प्रमुख वनोपज। चलिए तो अब बात करते हैं हर्रा की। अब जब हर्रा की बात आती है तो सभी को ध्यान रखना है कि इसका मुख्य रूप से जो यूज़ है वो चर्म शोधन में किया जाता है। आइए इसके बॉटनिकल नेम की बात करते हैं तो अवेचेनिया मैरिना इसका बॉटनिकल नेम है, और इसकी वृक्षों के फलों में 35 से 40% जो है टैनिंग पाया जाता है। और राज्य में हर्रा निकालने की जो है कितने कारखाने हैं, तो 15 से 20 कारखाने ही बचे हैं। मुख्य रूप से मैक्सिमम जो है छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। उपयोग की बात करें तो चर्मशोधन, शाही, पेंट, औषधि और खाद्य सामग्री में इसका उपयोग किया जाता है। प्रमुख क्षेत्र की अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा, जबलपुर, शिवपुर, बालाघाट, शहडोल, बैतूल, पन्ना, सिवनी, मंडला, सतना और होशंगाबाद में इसका मुख्य रूप से जो है उत्पादन किया जाता है। अब नेक्स्ट हम अगर बात करें तो लाख की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष जो है 40,000 टन लाख का उत्पादन होता है, और लाख उत्पादन में मध्य प्रदेश के मुख्य रूप से जिलों की हम बात करें तो मंडला, जबलपुर, सिवनी, शहडोल, होशंगाबाद में मुख्य रूप से पाया जाता है। और मध्य प्रदेश के उमरिया में जो है लाख बनाने का सरकारी कारखाना स्थित है। इसके से शीड लाख और शेलाख जो है बनता है। देन इसके अलावा इससे जो है चूड़ी, औषधि, सौंदर्य सामग्री, खिलौना निर्माण या रसायन जो है बनाया जाता है। चलिए तो बात करते हैं हम नेक्स्ट गोंद की। और गोंद की अगर हम बॉटनिकल नेम की बात करें तो वो है लिक्विडेम्बल स्क्राइका फ्लुआ, ठीक है, लिक्विडेम्बल स्क्राइका फ्लुआ जो है इसका बॉटनिकल नेम है। और राज्य में जो बबूल, कुल्लू, सलाई आदि के वृक्ष जो है पर्याप्त है, और इनसे जो है गोंद निकाला जाता है। मतलब जो डायरेक्ट प्लांट से नहीं मिल रहा है, बल्कि प्लांट के जो कई प्लांट्स हैं उनके बाई प्रोडक्ट के रूप में ये जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, ये हमें याद रखना है। और मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। अरेबिक गोंद जिसको हम एनोगइसस लैटिफोलिया या बबूल पेड़ से प्राप्त करते हैं। कुल्लू गोंद इसको जो है कुल्लू पेड़ से प्राप्त किया जाता है, और सलाई गोंद को सलाई पेड़ से जो है प्राप्त किया जाता है। तो ये यहाँ पर जो है गोंद लिखा हुआ है, गोंद।
चलिए, अब उपयोग की अगर हम बात करें तो खाद्य सामग्री में इस्तेमाल होता है, जो कि बबूल गोंद से प्राप्त हो, मतलब बबूल वाला प्लांट से मिलता है। कॉफ़ी एंड पेस्ट्री में होता, बनाने में यूज़ होता है इसका, जो कि कुल्लू गोंद से प्राप्त किया जाता है। सुगंध में होता है, पेंट और वार्निश में होता है, जिससे कि सलाई गोंद होता है। अगर हम मुख्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो झाबुआ, धार, खंडवा, खरगोन, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, रतलाम आदि में ये मुख्य रूप से होता है। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं भिलावा की। भिलावा का बॉटनिकल जो नेम है वो है सेमेकिपर्स एनाकार्डियम। ठीक है, सेमेकिपर्स एनाकार्डियम जो इसका बॉटनिकल नेम है। भिलावा का जिसका मुख्य रूप से यूज़ होता है वो शाही पेंट में होता है, औषधि में भी होता है। ठीक है, यहाँ पर औषधि नहीं लिखा हुआ है, तो औषधि में भी ये जो होता है यूज़ होता है। छिंदवाड़ा में इसका एक कारखाना है, मुख्य रूप से याद रखना है, छिंदवाड़ा में क्या है, इसका कारखाना है। प्रमुख क्षेत्र जो है इसके मध्य प्रदेश के जो पूर्वी जिले हैं वो इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। चलिए, महुआ की बात करते हैं तो मधुका लॉन्गिफोलिया इसका बॉटनिकल नेम है। तेल, शराब और औषधि बनाई जाती है इससे। मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले अलीराजपुर, झाबुआ, देवास में है मुख्य रूप से। देन इसके अलावा जो पूर्वी जिले हैं शहडोल, अनूपपुर, ढिंडोरी, मंडला आदि में भी ये मिलता है। चलिए, आंवला की बात करते हैं। पाइलेंथस बेलेरिका, पाइलेंथस एम्बेलिका जो है इसका बॉटनिकल नेम है। औषधि में मुख्य रूप से यूज़ होता है, खाने में यूज़ होता है। ठीक है, शैम्पू बनाने में तो इस औद्योगिक दृष्टिकोण से भी इसका यूज़ होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आंवला प्रमुख क्षेत्र जो है दक्षिण मध्य पूर्वी मध्य प्रदेश में बहुतायत से मिलता है। अगर हम इसके अलावा बात करते हैं एक और औषधि की जो शायद छूट रही है, तो वो है बहड़ा। बहड़ा जो है इसका बॉटनिकल नेम है टमेलिया बेलेरिका। ठीक है, टमेलिया बेलेरिका, और औषधि में इसका यूज़ होता है, और ये भी जो है दक्षिण मध्य पूर्वी मध्य प्रदेश में बहुतायत से पाया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी मध्य प्रदेश में प्रमुख वनोपज की। मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत ये टॉपिक था, भाग 6 था। इसके अलावा अब हमारे 2 टॉपिक और बच रहे हैं इसमें, वो है वन नीति 2005 जिसका हम वीडियो लेकर आएंगे। देन भारत स्थिति रिपोर्ट जो 2021 है उसके बारे में हम बात करेंगे। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।